Okay, so without wasting any further more time, let's begin on a positive note now. So चैन टेस्ट सीरीज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग. ओके, चलो 110 स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन पे जाएंगे. चलो आर्टिकल 110, व्हाट इज इट? मनी बिल. मनी बिल फाइनेंशियल बिल एक ही डिफरेंट है. जल्दी से आर्टिकल्स बताइए मुझे फर्स्ट एंड क्विक. अगर मैं आपको आर्टिकल्स पूछता हूँ तो मनी बिल कितना है? 110. उसके ऊपर वी हैव समथिंग कॉल्ड ए जॉइंट सिटिंग. व्हाट इज दिस? 11108. फिर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल बिल. इट इज 117. लेकिन फाइनेंशियल बिल में दो आता है. वन इज फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड वी हैव फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2. दिस इज बेसिकली व्हाट 117 क्लॉज 1. दिस इज 117 क्लॉज 3. एक्सीलेंट. तो इसमें क्या आता है? दिस इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? ऑफ 110 ऑल्सो. याद रखना, ठीक है. चलो जल्दी से तो यहाँ पे बात करते हैं. 110 के अंडर अ बिल इज कंसिडर्ड एज अ मनी बिल. ठीक है, ओनली इफ इट फिट्स सर्टन एक्सक्लूसिवली मैटर्स. एक्सेलेंट. क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर मैं मनी बिल की बात करूंगा तो हमें भी पता है जो मनी बिल है उसमें भी देयर आर सर्टन एलिमेंट्स विच शुड बी फुलफिलिंग व्हाट इज अ मनी बिल. लेकिन इसको कोई एक्सेप्शन भी है. फाइन्स, पेनल्टीज आहे की नाही हे लक्षात ठेवायचं. याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. चलो, which of the following provisions contain money bill? Okay, let's see. Bill seeking to increase. क्या इसका आंसर क्या है? एक्सेप्शंस में क्या कहेंगे बताइए. व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर मार्क किया आप लोगों ने? सी, सैलरी ऑफ चेयरपर्सन. यस, बिल दैट डील्स विद कस्टडी ऑफ कंटेंट्स ऑफ फंड ऑफ इंडिया. आर्टिकल कंटेंट्स ऑफ फंड ऑफ इंडिया 260. कितने फंड्स है टोटल? 3. CFI, PAC एंड CTFI. और वो जो है CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266. वेरी गुड, ठीक है. तो ये भी है. बिल रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये भी है. बिल सिक्स टू इम्पोज फाइन्स. अभी मैंने बोला कि फाइन्स वगैरह, फाइन्स हो या पेनल्टीज हो, इसमें क्या आएंगे? दिस विल कम अंडर एक्सेप्शन क्लॉज. तो दिस इज आंसर C 1 and 3. चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विथ टेरिटरी फास्ट एंड क्विक. चलो इसका आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का. क्वेश्चन नंबर 2 आंसर. इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं हम लोग, हल्का सा. हाँ ठीक है. चलो. ओके, द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल इंक्लूड्स टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स. यूटीज. ऑप्शन नंबर 1 बरोबर आहे का? ठीक है. The first schedule of this संविधान specifies the names of extent but not of UTs. सही है, गलत है ये. Parliament has the power to admit into a state, but ceding to a foreign country can only be done by executive action. करेक्ट है? ठीक है. रवि, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है? अरे यहाँ पे ये लिखा है ना, सीडिंग. सीडिंग का पार्ट, सीडिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग अवे. बेरूबरी यूनियन केस याद है सबको? बेरोबरी यूनियन केस ऑफ 1960. उसने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अगर सीडिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट. उससे कौन सा अमेंडमेंट लाया था? 9th अमेंडमेंट याद है? तो टेक्निकली सीडिंग. हाँ, एग्जीक्यूटिव एक्शन कब यूज कर सकते हैं आप? जब आपको कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व करना है. am I क्लियर? सो इवन स्टेटमेंट नंबर 3 इज रॉन्ग. बरोबर है ना? ठीक है, तो अल्फा. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पे? हाँ चलो, ये भी एक अच्छा सवाल है. जल्दी से एक चीज याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन, सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट वो रहते हैं, परंतु ओपन बॅलेट, सिक्रेट बॅलेट इथे तुम्हाला थोडंसं लक्षात ठेवावं लागेल. am I क्लियर? ठीक है, चलो जल्दी स्विच दी फॉलोइंग. इलेक्टेड थ्रू PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज STV सिंगल ट्रांसफर एंड ये भी लिखा है सीक्रेट बैलेट. तो इन्होंने यहाँ पे बहुत स्पेसिफाई किया है.
राष्ट्रपति यस, वाइस प्रेसिडेंट यस, और कौन से राज्यसभा, इनडायरेक्ट इलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेवल काउंसिल, ये तो ऐसा भी कोई यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, 1 and 2, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आप बोलोगे राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है, लेकिन वहां पे इट इज ओपन बैलेट, नॉट सीक्रेट बैलेट, यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो आंसर इज अल्फा 1 and 2। हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बट कैन डिक्लेयर यूनियन लॉ इनवैलिड इफ इट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अनलाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एट डिस्क्रिप्शन रिफ्यूज टू इश्यू वरिट इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग वायलेशन, यस। सिर्फ इसी पॉइंट में हाई कोर्ट का वरिट जुडिक्शन थोड़ा सा स्कोप ज्यादा है, ठीक है। हाई कोर्ट पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट इवन इफ द एक्ट ऑफ इट्स कंटेम्प्ट इज कमिटेड आउटसाइड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, बताइए आउटसाइड लिखा है वहां पे, क्वेश्चन में कौन सा ही है, 4 है ना, करेक्ट पूछा है, यस यस यस, डेल्टा सब क्या अलग है, क्योंकि हाई कोर्ट हैज द पावर टू कंटेम्प्ट इवन इफ इन केस आउटसाइड है फिर भी चलेगा, क्योंकि देखो एक स्टेटमेंट क्या बोला है, इवन सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर व्हाट, फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ और एनी अदर कोर्ट, तो उसी तरह से हाई कोर्ट के पास भी वो पावर्स होते हैं। अच्छा, कंटेम्प्ट किस एक्ट में दिया गया है, देयर इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1961, ये भी याद रखना है आपको, हाँ पावर पनिश। चलो सिंपल क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कमिटीज एग्जामिनिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज आल्सो कंसिडर बिल्स रेफर्टेड बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से, स्टैंडिंग कमेटी, वेरी गुड, ऑप्शन सी स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फास्ट एंड क्विक, वापस प्रेसिडेंट चल रहे विद रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, वीपी के बारे में, इंडियन यूएस द वीपी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली अभी हमने देखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बेसिकली सीक्रेट बैलेट, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। वाइल द वीपी ऑफ यूनियन इज डायरेक्टली बाय द पीपल, नहीं सेम है, वो भी बेसिकली वहाँ पर भी इनडायरेक्टली है। इन केस ऑफ वेकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट द यूएस वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स प्रेसिडेंट फॉर द रिमाइंडर, यस, यूनिक पॉइंट है उसका ये, परंतु अपना कैसा है, अपना पूरा का पूरा उसका नया चाहिए। बोथ दी कंट्रीज द वीपी इज द एक्स ऑफ चेयरमैन इन द हाउस ऑफ अपर हाउस ऑफ नेशनल, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बोला, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2 and 3, ऑप्शन का थे 2 and 3, हाँ ऑप्शन बी इज 2 and 3, ठीक है। चलो विथ रेफरेंस संविधान, चलिए स्टेटमेंट्स पट पट पट, चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या लिखा, उनका क्वेश्चन क्या दिया है उन लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ द, ये सबके सब डीपीएसपीज है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है स्पेसिफिकली, हाउ मेनी ऑफ द अबव डीपीएसपीज आर प्रोवाइडेड अंडर द संविधान बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट 4। तो अगर आप डीपीएसपी चैप्टर देखोगे तो उसमें लास्ट में दिया है सम डीपीएसपीज आउटसाइड पार्ट 4, आई कि नहीं, तो इकोनॉमिक, तो ये भी, ये पार्ट 4 में है, दिस इज इन पार्ट 4, एंगल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल आर्टिकल 51, दिस इज इन पार्ट 4, हिंदी लैंग्वेज आउटसाइड वाला है, तो ये नहीं है। क्लेम्स ऑफ एससी शैल बी टेकन टू कंसिडरेशन यूपीएससी वगैरह, ठीक है, तो ये भी नहीं, तो आंसर इज बेसिकली 2 and 4 का है, 1 and 4 होना चाहिए, ठीक है, तो ओनली 2 ऑप्शंस, ठीक है बेटा, यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, चलो आरबीआई, वेरी गुड, ऑल करेंसी एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन constitute the liability of the RBI, all currency notes and astronomic through RBI। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से गाइस, स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, ये तो क्लियर है, स्टेटमेंट 1 तो बेसिकली ऑल करेंसी नोट्स वगैरह ऑन द लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई, तो ये तो बेसिकली स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 ऑल करेंसी नोट्स आर सर्कुलेटेड इन द, प्रिंटेड नहीं लिखा उन लोगों ने, यहाँ पे क्या लिखा है सर्कुलेट, सर्कुलेट करण्याचं काम कोणाचं आहे आरबीआयचं, प्रिंटिंगचं काम त्याचं नाही आहे प्रत्येक वेळी, हे लक्षात ठेवायचं, हे जेव्हा स्टेटमेंट टाकलाय ना ऑल करन्सी वगैरह आर एंड नोट्स एंड सर्कुलेट इन द थ्रू आरबीआई, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, अगर आप ये प्रिंटेड लिखते तो शायद सिर्फ ये स्टेटमेंट गलत हो जाता,
समजलं का? ठीक है, तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो डेल्टा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेबलेशन के ऊपर अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो यूपी सवाल पूछता है स्टेबलेशन के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। कुठे बघू ना आपण, चल ना, कुठल्या कुठल्या ऑप्शनमध्ये? नाही नाही नाही, ते आरबीआय म्हणले की ते सॉल्व लाईक प्रॉपर तसा आहे, म्हणजे दी फॉलोइंग मार्केट सिस्टम। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। Under the MSS, the RBI issues T-bills and G-Secs to absorb, absolutely correct, to absorb surplus liquidity from the system। Absorb क्यों करता है, सबसे पहले ये बताइए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना, एक्सीलेंट। इससे तो उसको ये कहा गया है ना, द स्कीम इज प्रोवाइडेड प्राइमरली एम्ड एट मैनेजिंग द इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, एट द सेम टाइम बेसिकली जो लार्ज कैपिटल इन्फ्लोज आ रहा है उसको भी कंट्रोल करना है। द फंड्स आर मेंटेन इन सेपरेट अकाउंट एंड नॉट अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट वेलफेयर। यस, ये स्टेटमेंट जो है थर्ड वाला थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऐसा नॉट अवेलेबल बेसिकली फॉर क्या कहते हैं गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, ये थोड़ा सा याद रखिए। इसका आंसर क्या रहेगा? डेल्टा। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अभी। ब्रिक्स कॉन्टिजेंट CRA, क्या इसका आंसर? 10th का आंसर टू सपोर्ट मेंबर कंट्रीज ड्यूरिंग कॉन्टिजेंस ना, तो कॉन्टिजेंट म्हणजे काय बेसिकली इमर्जन्सी आहे बघ, तो बेसिकली टू ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर्स, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलो PRIs लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर सवाल आता है, जल्दी से पटकोनी। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से। ओके, क्या लिखा है PRS में? ग्राम सभा इज दी ओनली परमानेंट बॉडी। अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज भी करोगे ना, सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि PRS को लेके ना ऐसे ही लेवल के सवाल पूछते हैं। बिकॉज अगर आप कमीशंस के पीछे जाओगे तो मेक श्योर कि जो कमीशंस में डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस है हर एक का, क्योंकि कहाँ ना अगर देखो 70% जो रिकमेंडेशन है कमीशंस के वो मैच होते हैं, 30% ऐसे देर विल बी एक्सक्लूसिव रिकमेंडेशन ऑफ ईच कमीशन। आपको सिर्फ वो एक्सक्लूसिव वाला पढ़ना है, कारण सब में कहा ना किसने 2 टायर बोला है, किसने 3 टायर बोला, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जिसने 2 टायर बोला है उसकी लिस्ट में अलग बनाऊंगा, जिसने 3 टायर बोला है उसकी लिस्ट में अलग बनाऊंगा, फिर जिसने जिसने अलग अलग टर्म्स यूज़ किए तो इस सबसे बेसिकली मैं स्टेटमेंट्स को फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो ग्राम सभा इज दी ओनली परमानेंट बॉडी इन दी PRI, एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखना ये बात, डोंट गो फॉर दिस, जब तक आपका प्रॉपरली पढ़ाई नहीं हुई है ये राइटली मत लगाइए, एक्सट्रीम ओनली नहीं, स्टेटमेंट बरोबर आहे ते। ठीक है, ऑल दिस सिट्स इन दी पंचायत फील्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, यस। फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यस। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी और कौन से सीट्स हम लोग फिलअप करते हैं? लोकसभा एंड विधानसभा। राज्यसभा आणि विधान परिषदला हम लोग क्या यूज करते हैं? PR, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ये आपको याद रखना। ठीक है, एंड स्टेट शेल रिजर्व एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑफिसेस फॉर वुमेन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डेल्टा 1 and 3। बोलिए आदना। ओके, चलो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट एंड क्विक, सिंपल है, जल्दी से चलो। क्वेश्चन नंबर 12, चलो जल्दी से चलिए। फॉलोइंग प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है एंशरेंट, ठीक है, इक्वलिटी है प्रियम्बल में दिया है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन दिया है, सोशल जस्टिस भी दिया है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात किया है उन्होंने, एक्सीलेंट। तो 1, 2 and 4 कुछ है C। चलो पैरामीट्रिक कमिटीज एस्टिमेट्स के बारे में जल्दी से बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को, राज्यसभा हैज नो, राज्यसभा हैज बेसिकली नो, क्या लिखा है ये, रिप्रेजेंटेशन, सही है, राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन, सही है। मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमिटी, यस, ये भी बराबर है। इट्स द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ ऑल, यस, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स, सॉरी नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबरशिप, राइट, 1, 2 and 3। चलो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विच आर्टिकल सेपरेट्स जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर? Does Article 50 separates judiciary from legislature? Executive.
50-50 सेपरेशन ऑफ एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर्स. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो हम लोग बात करते हैं, इज इट टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी? जुडिशरी के दो प्रकार है ना, वन वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड वन वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी. तो बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है अंडर आर्टिकल 50, ये किसकी बात करता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है. अगर आप इंटीग्रेटेड की बात करोगे तो जुडिशियल सेटअप वो अलग है, 124 से लेके 147. ठीक है, चलो जल्दी से सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं. पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, उस एक्ट में बेसिकली वो कर सकते हैं. नंबर 1 स्टेटमेंट सही है. क्या पूछा? करेक्ट. पावर टू एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज विद द सीजीआई. सीजीआई के साथ है क्या वो बेसिकली? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, उनके पास ही होता है वो. ठीक है, तो सी बोथ ऑप्शन करेक्ट हो गया. G6 के बारे में बात करते हैं. पॉलिटी देख लिया, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पा चाहिए. चलो G6 फास्ट एंड क्विक. स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट अलाउड टू इश्यू गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गलत होगा. आरबीआई कंडक्ट्स प्राइमरी ऑक्शंस ऑफ G6 थ्रू नेगोशिएटेड. स्टेटमेंट 2 में क्या गलत है? हाँ, आरबीआई कंडक्ट्स प्राइमरी ऑक्शंस, यस. G6 यस, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है ना, दिस इज नॉट एनडीएस. एक्सीलेंट, वेरी गुड. ई कुबेर, बढ़िया. एंड इंक्रीजिंग द फिजिकल डेफिसिट बेसिकली विल लीड टू रेज इन यील्ड. एब्सोल्युटली, फिजिकल में एड के तो यील्ड तो बढ़ेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. 3, वेरी गुड. ई कुबेर, गुड गुड गुड, अच्छा है सवाल है ये. चलो 3, हाँ 15 का 3 है. 3 ओनली, मतलब बेटा, ऑप्शन बेटा. एक्सपोर्ट जीएसटी टीएस सिंपल छोड़ो. इम्पैक्ट, हाँ याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर. आप जो मॉक्स भी लगाते हो, आई रिपीट, हर बार मैं बोलता हूँ, ये जो इम्पैक्ट वाले सवाल आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर. अब आप जब भी आप मॉक्स लगा रहे हो, प्लीज रिमेंबर फ्यू थिंग्स. नंबर 1, इकोनॉमिक्स में इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशन या कॉन्सिक्वेंसेस, ये बेस्ड क्वेश्चंस, इसका स्कोप ज़्यादा है, ये याद रखना. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस आर नथिंग बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, याद रखना. और इस एप्लीकेशन के लिए आपको कहाँ ना कहाँ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स में, तो मोर देन 60-70% क्वेश्चन आर बेसिकली करंट अफेयर्स, और उसको बेस थोड़ा सा डेटा आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, ये होगा. और जब आप मॉक्स लगाते हो, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्लेसेस इन न्यूज़. प्लीज मेक अ न्यूज़ ऑफ दैट, प्लेसेस इन न्यूज़. देन वी हैव स्पीशीज इन न्यूज़. ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. आप जब भी स्पीशीज इन प्लेसेस इन न्यूज़ देखते हो, so please look that place from number 1 IR perspective, from environmental perspective, from geographical perspective. अब इतने में थोड़ा सा हुआ है कि वहां पे अगर कुछ लोकल डिस्प्यूट, लोकल नहीं बोल सकते हम लोग, एनी डिस्प्यूट यूपीएससी ने किया है यहाँ पे, जो हल्का सा रीजनल है, मतलब कहते हैं ना सिविल वॉर्स, अफ्रीका में 2-3 देशों में सिविल वॉर चलो, तो ऐसे सवाल यूपीएससी ने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है. तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है. ठीक है, और एक्चुअली देखेगा ना, तो थोड़ा सा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को लेके ही क्वेश्चन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज. ठीक है, प्रेसिडेंट स्पीशीज न्यूज़ हुआ है आपको यहाँ पे. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स. इतने में काफ़ी गल्फ से इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा मेक श्योर आप इसके पास. देन और एक चीज़ है, any particular term in news, टर्म भी थोड़ा सा मेक श्योर यू डूइंग इट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, इम्पैक्ट. जल्दी से क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ओके फाइन. इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज बाय द आरबीआई. ठीक है, डेप्रिसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? ये एप्रिसिएशन होगा. डिक्लाइन इन सेविंग्स, अगर एप्रिसिएशन होगा तो डिक्लाइन कैसे होगा? सेविंग्स में क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो पहला 2 गलत हो गए. रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एब्सोल्युटली करेक्ट. 3 कौन सा है? सी. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पूछा उन लोगों ने, याद रखना. ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं. वो भी अच्छा सवाल है.
In the context of fiscal policy of central government, basically consider the following statements. चलो क्वेश्चन नंबर 18 guys, fast and quick. चलो 16 घेतला ना आपण, 16 घ्यायचा आहे का? बट ठीक है चलो. With reference to exports and imports under GST, consider the following statements. चलो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? करेक्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है चलो. Imports are treated at interstate supply and integrated service are levied upon imports in addition to the custom duty. सही है. Exports are treated as zero rated supplies. सही. हा तो खूप फॅक्च्युअल आहे ॲक्च्युली, बोथ स्टेटमेंट टेक्निकल एरिया. हा खूप फॅक्च्युअल आहे. मोरलेस हां यस, एक्सपोर्ट्स को बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाईज ही कहेंगे आप. टोटल टेक्निकल, ठीक आहे. सो बोथ खूप फॅक्च्युअल झाला, ठीक आहे, बट बोथ ठीक आहे. आता कुठला बघतो आपण? हा झाला 18 बघतो ना आपण. 18 में ऑप्शंस दिलेत का आपल्याला? ठीक आहे चलो. 18th, इन दी कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें क्या देखना है कि हमें करेक्ट देखना है ना. 18th में मुझे दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बेसिकली करेक्ट, ठीक है चलो. सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडिशंस, ठीक है, कैन बारो फ्रॉम आरबीआई ओनली थ्रू WIM. बरोबर आहे का? बरोबर आहे ना तो? एक मिनट. I read, we have something called as FRBM Act. ठीक है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ. उसमें क्या लिखा था? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द RBI, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या दिया वहां पे? टेम्पररी कैश मिसमैच. मतलब ओनली ड्यूरिंग दिस टेम्पररी कैश मिसमैच में सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकली नहीं बोरो कर सकता. अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो. थोड़ा सा ये इट्स एन अंडर FRBM एक्ट. थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है. याद आपके नोट्स में लिख दीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे लिख दीजिए कैन नॉट बोरो अंडर टेम्पररी कैश मिसमैच, इतने लिख दीजिए बस. बाकी ऑल दी कंडीशंस आर फेवरेबल. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेप नंबर 1, सॉरी हाँ पुढे पण आहे ना. हाँ, स्टेप नंबर 2 का सांगत आहे ते ऑफ बजेट बोरोइंग्स आर लोन्स, ठीक है, बाय गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल लेता है, ठीक है, बट नॉट. कॉमन सेंस है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लोन ले रहा है, बोरोइंग ले रहा है, तो बेसिकली वो बजट में तो जाएगा ही जाएगा. तो अगर यार नॉट डायरेक्टली लिफ्टेड इन दी बजट, स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आता गलत है स्टेटमेंट. कुठून? मग त्यांनी काय केलं माहिती का? त्या ॲक्टमध्ये एक्सेप्शन क्लॉज टाकला आहे, पण इथे नॉर्मल टाकला ना कि ऑफ बजट बैलेंसिंग वगैरह. अब जो गवर्नमेंट करेगा तो उसको आपको क्या बोलते हैं, उसको नहीं बोलना सही नहीं रहेगा. त्यांनी नव्हतं केलं, पण त्याला नंतर पण नंतर पार्लमेंटरी फ्लोअरवर क्रिटिसाइज पण केलं गेलं. पार्लमेंटरी फ्लोअरवर आहे ना, त्याला हे पण केलं की बेसिकली हैंड्स ओवर रेस्ट कि वो गलत किया आप लोगों ने, ऐसा है. स्टेटमेंट 2 निकाल दो. चल ठीक है. हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन borrowings from the previous years is likely to reduce the value of primary deficit. Yes. 2 वाला निकाल दो. दो गलत कौन से? 1 2 3 बेटा 1 and 3. चलो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स. हाँ अपन सवाल, ये भी सवाल आता है जल्दी से प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स पे. चलो 19, एवरीवन फास्ट एंड क्विक. प्राइमरी कुठले कुठले आहे? FPO आहे का? पब्लिक ऑफरिंग्स,
फॉलो ऑन प्रायमरी इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ प्रायमरी कॅपिटल मार्केट आहे. येस. CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये शॉर्ट टर्म मार्केट है, ठीक है, तो ये नहीं है. राइट इशू बाय कंपनी, आई डोंट थिंक, ये भी नहीं रहेगा. अच्छा, राइट इशू बाय कंपनी, दिस इज द 1 and 3, ठीक है. कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग बेसिकली दिस इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, तो ये भी नहीं है. सो 3 बेटा, 1 and 3. ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए आपको. इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो पूछते हैं ना सवाल, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ दैट. ये थोड़ा सा यूपीएससी को आदत है पूछने की. चलो कंसिडर फर्स्ट यूरिया, इंपॉर्टेंट है. यूरिया के ऊपर सवाल पूछा गया है. चलो जल्दी से फास्ट एंड क्विक, क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, फास्ट एंड क्विक. चलो, it's a net importer. India is net importer, absolutely correct. MRP of urea is fixed by central government, absolutely correct. काफ़ी वाद होता है उसको लेके. इनका कहना है कि बेसिकली जो है जो है ना MRP ऑन यूरिया, इसको कॉन्करेंट में डाल दो, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेट्स, यस, ऑल इंडिजिनस यूरिया मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस 100% नीम कोलिडिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो करेक्ट कौन से इसमें से? तीनों के तीनों, ठीक है. चलो, all question number 30, all. C, which is the following types of carbon as types of hydrogen qualify as green hydrogen. Please make a थोड़ा सा याद रखिए, इतने में हाइड्रोजन एंड वापस कार्बन थोड़ा सा न्यूज में दिया है. न्यूज में क्या है बेसिकली, इनके डिफरेंट फॉर्म्स नहीं बोलना चाहिए, डिफरेंट नेम्स. ग्रीन हायड्रोजन, ब्लू हायड्रोजन आहे की नाही. तसंच इवन कार्बन जो फिलहाल करंट अफेयर्स में है, विच इज वेरी इंपॉर्टंट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टील कार्बन. तो थोड़ा सा आई एक्सपेक्ट दिस, ठीक है. क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है ये. तो जल्दी से, हाइड्रोजन जनरेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यस. हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू कन्वर्जन ऑफ बायोमास, ठीक है. एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, याद रखना. स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग बेसिकली क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एमिट नहीं करेगा, कहाँ ना कहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को एमिट करेगा. तो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2, हे लक्षात ठेवा, ठीक है. चलो, RNA DNA, ठीक है. हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल्स इंपॉर्टेंट है. हाई एल्टीट्यूड सूडो, जल्दी से. HP स्लो, दिस आर जनरली सोलर पावर्ड, ठीक है. अलग स्टे एयरबर्न फॉर मंथ्स. एयरबर्न म्हणजे क्या, स्थिर वहीं पे रहना है. एंड लाइक UAVs, they can provide continuous monitoring to the slower speed, absolutely correct. And this they primary operate in troposphere, making them suitable for weather monitoring system. याद रखना, कॉमन जिसको भी पता होगा, कॉमन सेंस है, ट्रोपोस्फेयर itself is a टर्बुलेंट जोन. तो ट्रोपोस्फेयर में रहने वाला है क्या, और यहाँ पे क्या लिखा है, मॉनिटरिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. तो ये नहीं होगा. तो ये बेसिकली अगर आपको मॉनिटर करना है तो यू नीड समथिंग स्थिर. तो इसके लिए कहाँ पे होता है ये, एक्सीलेंट, स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गाइस, ऑल्सो कॉल्ड एज ओजोनोस्फीयर, ठीक है. स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन कौन सा है, गुड ओजोन क्या बैड ओजोन, गुड ओजोन, एक्सीलेंट, ठीक है. अगर मैं ओजोन की बात करता तो बेसिकली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कौन सा प्रोटोकॉल आता है फिर दिमाग में मेरे, मॉन्ट्रियल, ठीक है. तो उसको ये कौन सा आएगा मेरा, मॉन्ट्रियल. और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं, ठीक है. सिर्फ सिंपल से याद रखना, हालाइड्स याद रखो, हालाइड्स, हालाइड्स, ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स. और इसमें एक और एक टर्म आपको याद रखना है, समथिंग कॉल्ड एज GWP. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज GWP? एक्सीलेंट, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. का मतलब क्या है सर, ये जो गैसेस है ये बेसिकली द टाइम दे स्टे इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये कम से कम 10,000 20,000 साल एटमॉस्फेयर में ये रहते हैं. दिस बेसिकली क्या बोलते हैं, हानिकारक है. अब जैसे कि इसमें क्या आएगा, वी हैव HFC, वी हैव CFC, वी हैव HFFC, है कि नहीं, ये सब नाम सुना आपने, ठीक है. बड़ी गुड. चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 and 2 इसका आंसर रहेगा. चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर
तो 1 एंड 2 इसका आंसर है 23 का. नेचुरल गैसेस जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 फास्टिंग क्विक. 24 गया पटको नहीं चला. तो बेसिकली क्या देख मैं इसमें स्टेटमेंट करेक्ट देखने वापस. बायोगैस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, सही है. नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल, सही है. इज प्रोड्यूस थ्रू एनारोबिक, याद रखना एनारोबिक, आई रिपीट यूपीएससी ने कहा तो भी एक बार एरोबिक डाला था, तो एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एब्सोल्युटली करेक्ट. नेचुरल गैस मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, एब्सोल्युटली. अगर मैं नेचुरल गैस की बात करता हूँ तो दिस आर ऑल्सो फाउंड इन बेसिकली व्हाट, सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, इसलिए बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स को कहाँ ना कहाँ फॉसिलिफरस भी कहते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. इग्नियस रॉक्स में मिलता नहीं है वो. और यहाँ पे ये भी लिखा है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो नेचुरल गैस इज ऑल्सो फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये भी आपको याद रखना है. am I clear? And biogas primarily consists of carbon monoxide whereas natural gas mainly composed of methane. ऐसा का नहीं है, दोनों में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का ही कंटेंट ज़्यादा होता है. तो कर्ड क्या है इसमें, 1 एंड 2 अल्फा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 एकदम फैक्चुअली हाथ करून टाका. आंसर तो ऐसे मिलेगी डीएनए वगैरह. हाँ 27 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. 25 का आपको आंसर के मिल जाएंगे, आप उसको टेंशन मत लो. की क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं. चलो 25 और 25 बोल रहा हूँ, ये है अपना 27 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. चलो क्या है इसका. टेक्निक दैट enables creation of multiple virtual networks with a single physical network tailored with specific applications. तो इसको नाम एक्चुअली इट इज नेटवर्क स्लाइसिंग. तो ये जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको प्लीज़ याद रखना. मतलब आप इसके अलावा अगर कोई मॉक लगा रहे हो सो प्लीज़ मेक श्योर ये जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हर टर्म इंपॉर्टेंट है कि नहीं. एआई का जमाना है तो टर्म तो इंपॉर्टेंट है, कम समथिंग रिलेटेड विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है. ठीक है, कॉलोनियल हिस्ट्री जल्दी से 28 बताइए. 28 के कॉलोनियल हिस्ट्री सीक्वेंस पूछा यहाँ पे. सो बेसिकली सबसे पहले पंजी पोर्चुगीज, राइट. फिर उसके बाद क्या है, देन वी हैव मसूलीपट्टनम. ठीक है, एंड देन वी हैव बेसिकली व्हाट, तुम्हारा ये कैलकाटा. तो बेसिकली आंसर इज बेटा. आई रिपीट बेटा 1 3 एंड 2, 1 3 एंड 2. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ 29 लीजिए. 29 ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 29 वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है वो भी. मैच द पेयर में ऐसे सवाल पूछते हैं. ओके, लिटरली वर्क एंड ऑथर्स, ऑथर्स किसके ऊपर सवाल पूछते हैं यूपीएससी. चलो जल्दी से लिटरली वर्क ऑथर भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी. ठीक है, देन भावार्थ रामायण एकनाथ, येस. आणि प्रबंध चिंतामणी ये नहीं, ये एक जैन स्कॉलर ने लिखा है. ठीक है, तो जो जैन स्कॉलर है उन भाई साहब का नाम है मेरुटुंगा. मेरुटुंगा, तो ओनली 2. ठीक है, ये जैन स्कॉलर ने लिखा है मेरुटुंगा, प्रबंध चिंतामणी. ठीक है, तो अशा जो विशाखा दत्त वगैरह है. ठीक है, विशाखा दत्त ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मुद्राक्षस. मुद्राक्षस, आई रिपीट, ये जो नाम दिया है ना विशाखा दत्त, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मुद्राक्षस. मुद्राक्षस. एंड देवी चंद्रगुप्तम, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मुद्राक्षस. लिखो स्पेलिंग. मुद्राक्षस, मुद्राक्षस. ठीक है, एंड ही ऑल्सो कॉल्ड देवी चंद्रगुप्तम. देवी चंद्रगुप्तम. ठीक है, इसके इनके नाम थे. अब ये बेसिकली दिस आर फेमस फॉर, दिस आर बेसिकली संस्कृत रिटन इन संस्कृत पोएट्स. प्लेज है ये, प्लेस. इसके लिए वो विशाखा दत्त फेमस है, संस्कृत प्लेज है वो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये झाला आपला अपराइजिंग वगैरह. ठीक है, वो देख लो. महात्मा गांधी वगैरह क्या है. क्वेश्चन नंबर 31 हे पण थोडंसं महात्मा गांधीजीने प्रश्न येत राहतात. चलो 31 वाला क्या आंसर रहेगा इसका. इंस्पायर्ड बाय जॉन रस्किन ऑन टू हिज लास्ट.
31 से बी आहे, 31 चा बी आहे, सर्वोदय इज अनटू इज लास्ट. ठीक है. जस्किन इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी बिकेम द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ सर्वोदय. सर्वोदय का मतलब क्या है? कल्याणकारी राज्य. व्हाट इज दैट? वेलफेयर फॉर ऑल, विच इज द अल्टीमेट डोमेन ऑफ द फिलोसॉफी एंड थॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, या इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपीज एंड प्रीएम्बल. am I clear? ठीक है. वेलफेयर ऑफ ऑल. और जब मैं वेलफेयर की बात करता हूँ, सो दिस इज टेक्निकली जस्टिस. जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ SEP, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ठीक है. चलो बढ़िया, ये अपना हो गया 31. चलो रील, ये भी इंपॉर्टेंट है. REER, ये भी इंपॉर्टेंट है. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 32 में जल्दी से. It's if the REITs index exceeds 100, indicate the rupee is overvalued related to base period. Absolutely correct. Overvalued above 100, and appreciating REIR indicates decrease in competitiveness of the country. Yes. इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. आई रिपीट, जो रीर है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. बोथ दी ऑप्शन करेक्ट हो भैया. जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ तो प्लीज मेक श्योर आप थोड़ा सा उसको पढ़ते हो. ठीक है. तो जो रस्किन वाला है ना, इसके पर वो भी क्वेश्चन को आप टिक मार्क कर दो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो रस्किन वाला थोड़ा सा न्यूज में था. बैलेंस ऑफ पेमेंट. चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीयूपी का सवाल, बीयूपी को लेकर सवाल पूछता है यूपीएससी. बैलेंस ऑफ पेमेंट, चलो जल्दी से. ठीक है. ग्रांट इन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अनदर कंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट अंडर बीओपी. एब्सोल्युटली करेक्ट. मनी पेड बाय इंडियन इन्वेस्टर फॉर परचेसिंग शेयर्स इन अ फॉरेन कंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट. ये डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं क्या? ये बेसिकली ये क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा. मनी पेड बाय इंडियन इंपोर्टर फॉर बाइंग मशीन फ्रॉम अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट इन द इंडियाज. नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है एक्चुअली. थोड़ा सा इसका मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 33 है, राइट. सो इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन शेयर्स इज अ कैपिटल आउटफ्लो, और ये रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट में. इट इज इन द कैपिटल अकाउंट. आई रिपीट, ये जो करंट अकाउंट लिखा है ना, यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट. स्टेटमेंट नंबर 3 बेसिकली ये जो लिखा है कि मनी पेड बाय इंडियन इंपोर्टर फॉर बाइंग मशीन्स फ्रॉम अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड इन दी दिस इज करंट अकाउंट. खूप फॅक्च्युअल झाला हा, बट थोडासा याद रखिए. खूप फॅक्च्युअल, एवढा फॅक्च्युअल येत नाही. ठीक है. इंटरनेट. चलो 34 बड़ा अवॉर्ड नहीं. 34 सिंपल है. 34 लेना है क्या? इंटरनेशनल रुपीज़ होगा ना, सिंपल क्वेश्चन है तो. चलो RBI फास्ट एंड क्विक 35. OMO को लेकर सवाल यूपीएससी पूछता है. क्या करता है OMO? कंट्री जो आफ्टर परचेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन, द मोस्ट लाइकली पर्पस ऑफ दिस एक्शन इज, OMO इज इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट परचेस ऑन डोमेस्टिक लिक्विडिटी. याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है सवाल. OMO म्हणले की यूपीएससी प्रश्न विचारतो, तो ये क्या होगा? OMO का क्या होगा? OMO का ये इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा फिर यहाँ पे. हमें क्लियर? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले साल काफी OMOs कंडक्ट किए गए. सबसे फेल्ड कौन सा रहा? पेटीएम ने का. पेटीएम से तो बेकार पटले थे. उसने भी किया था ना पेटीएम ने भी, तो थोड़ा सा याद रखना. पेटीएम के जो फाउंडर है उनको लगा कि यार पेटीएम में ये करूंगा मैं, OMO तो अच्छा रहेगा, बैकफायर किया उसको. चलो बजट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 36 बजट का. So union budget basically it involves leasing existing brownfield infrastructure. चलो बताइए जल्दी से, what is brownfield infrastructure? रवि, to private entities and generate revenue for infrastructure. Yes, ये तो सही स्टेटमेंट. यस गुड. ये प्लीज याद रखना, कितने कितने प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है. एक ब्राउन फील्ड हो गया, एक ग्रीन फील्ड हो गया, और कौन सा? ब्लू फील्ड भी होगा. तो आपको वो देखने हैं यहाँ पे. ठीक है. स्टेटमेंट नंबर विजिबल. इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ लॉस मेकिंग एसेट टू अ प्राइवेट प्लेयर. प्राइवेट प्लेयर क्यों करेंगे लॉस मेकिंग रहेगा तो? ये स्टेटमेंट गलत है. क्वेश्चन नंबर 36 इंपोर्टेंस को मार्क कर दो, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर दीजिए. ठीक है. चलो तो बेसिकली अंडर NNP एसेट्स आर लीज्ड टू प्राइवेट सेक्टर फॉर अ फिक्स पीरियड बट ओनरशिप रिमेन्स विद द गवर्नमेंट. तो आई रिपीट, याद रखना. ठीक है. ट्रांसफर बेसिकली मतलब लॉस मेकिंग एसेट टू प्राइवेट प्लेयर होता है, परंतु जो ओनरशिप है, ओनरशिप नहीं, ओनरशिप ये गवर्नमेंट के पास ही रहेगी. हमें क्लियर?
ठीक है, तो अल्फा, इसका आंसर अल्फा है 36। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 37, फास्ट एंड क्विक। 37, which of the following schemes of central government aims at procurement of perishable agriculture and horticulture under MSP? सिंपल है ये, आंसर इज बेटा सिंपल है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलो इन्फ्लेशन, क्वेश्चन नंबर 38 को स्टार कीजिए, 13 इंपॉर्टेंट है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड हमें करना है इसमें से करेक्ट। चलो जल्दी से, पहले आंसर कौन सा है इसमें से, अल्फा बेटा 38 वाला। इन्फ्लेशन है, डेप्रिशिएशन ऑफ द रूपी प्राइमरी लीड्स टू डिमांड साइड इन्फ्लेशन। कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। एन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन टेंड्स टू बेनिफिट बोरोवर्स एट द एक्सपेंस ऑफ लेंडर्स। यस, वेरी गुड। Monetary policy generally more efficient in tackling cost push rather than basically ये तुम्हारा डिमांड पुल, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो गलत है, डिमांड पुल आना चाहिए, वो ये उल्टा होना चाहिए एक्चुअली, अल्फा। इट इज, एक काम करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं, इज लेस एफिशिएंट इन टैकलिंग कॉस्ट पुश, तब वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोर दिया है, मोर क्या होता है, डिमांड पुल इज एक्चुअली मोर, कॉस्ट पुश एक्चुअली लेस, थोड़ा सा याद रखना। इसका आंसर इज अल्फा, अल्फा इज बेसिकली सेकंड ऑप्शन। चलो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस नहीं करते, जल्दी से बताइए आप लोग ही मुझे, क्वेश्चन नंबर 39 पकड़ लो। चलो काय विचार क्वेश्चन नंबर 39 मध्ये, ॲज अ चेअरमॅन ऑफ राज्यसभा द VP डज नॉट हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई एज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। पूछा क्या इसमें, करेक्ट पूछा है, डज नॉट हैव अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ, इफ इज कास्टिंग वोट है ना उसके पास। कास्टिंग वोट कब नहीं होता है, जब उसके ऊपर रिमूवल का मोशन चालू है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट डाला नहीं, तो कास्टिंग वोट लास्ट थे, सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन एज वेल एज रिमूवल इन द वाइस प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ VP कैनॉट बी इंट्रोड्यूस इन लोक सभा, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज सिंपली एक्सेप्टेड बाय द लोक सभा बाय विच मेजोरिटी। अगर VP को निकालना है तो क्या प्रोसेस क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड एक्सेप्टेड या पास्ड बाय लोकसभा, बस उतना ही लिखा है। यानी लोकसभा जब पास करते हैं, लोकसभा में इट इज सिंपल मेजोरिटी। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर स्पीकर को निकालने की बात हो रही है, इवन स्पीकर इज रिमूव्ड बाय लोकसभा, लेकिन वहां पे जब स्पीकर को निकाला था, यहाँ पे राज्यसभा की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, ये थोड़ा सा आपको याद रखना। और इफेक्टिव मेजोरिटी इज अ टाइप ऑफ विच मेजोरिटी, इट्स अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। उसमें इज इट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड और इम्प्लिसिटली मेंशन्ड, the principle is explicitly mentioned but the term effective is not mentioned। वहां पे क्या लिखा है, all the then members, all the then members का मतलब क्या होता है, टोटल में स्ट्रेंथ माइनस, चलो जल्दी से मुझे मेजोरिटी बताइए। सबसे पहले क्या रहेगा आपका, व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी, 50+1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, बरोबर है। इसके ऊपर कौन सी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये क्या है, दिस इज 50+1, 51 मत बोला, इट इज 50+1, क्योंकि देखो अगर मैं 100 का 51 बोलता हूं तो दैट इज 51 सीट्स, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे 200 का 51 कितना चाहिए, अगर मुझे 200 वोट्स में से, तो मुझे सिर्फ कितना चाहिए, 101 चाहिए। तो कहता है अगर मैं 200 का 51 पकड़ता हूं तो वो कितना हो गया, 102, तो ये नहीं होता है, दैट इज 50+1, ये याद रखना आपका। Am I clear? What is absolute majority? 50+1 of total strength। फिर उसके ऊपर क्या है, we have something called as effective। What is effective? 50+1 of what? Total strength minus vacancies, not absentees।
मतलब इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की अभी फिलहाल, मेंबरशिप अलग 550, टोटल स्ट्रेंथ है वो, मेंबरशिप अलग है। इमेजिन करो इसमें से पकड़ के चलो कि 15 जो सीट्स है वो वेकेंट है, इसका मतलब इफेक्टिव कितना है फिर वो, तो इसके 51%। समझ में आई आपको? ठीक है, तो इसके बाद कौन सा जाता है, इसके बाद जाता है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ व्हाट, पार्लियामेंट, और उसके बाद क्या है, फेडरल केस विच इज स्पेशल बाय पार्लियामेंट एंड 50+1 ऑफ स्टेट्स नॉट यूटीज, और वो भी कैसा है, बाय सिंपल मेजोरिटी, और वो भी प्लस नो टाइम फ्रेम, ये भी याद रखना आपको, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्लियर? ठीक है, और जब ये फेडरल केस आप बोलोगे तो इस फेडरल केस में और एक चीज याद रखना, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, है कि नहीं, 131, व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, समथिंग कॉल्ड एज फेडरल डिस्प्यूट। और जब मैं फेडरल डिस्प्यूट की बात करता डू वी हैव समथिंग कॉल्ड एज 356 ऑल्सो, लेकिन 356 को सिर्फ 356 के साथ नहीं पढ़ना है आपको, इसको आपको पढ़ना है 3, इट इज बेसिकली 255, 256, 360, 355, 365 एंड अल्टीमेटली वी गो 356, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है 255, 256, डू वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, उसमें डू वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, उसमें चेक कीजिए, उसमें आपको ये मिलेगा। ये आपको ये टर्म्स पता है, समथिंग कॉल्ड एज कंसेंट, जिसमें आता है समथिंग कॉल्ड एज जनरल कंसेंट, और एक आता है स्पेसिफिक कंसेंट, ऑब्लिगेशन, सॉरी कंसेंट नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन। तो ये ऑब्लिगेशन कौन सा है, संविधान में लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस, वन वी हैव जनरल ऑब्लिगेशन, वन वी हैव स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है, दिस ऑब्लिगेशंस आर अपॉन, इम्पोज्ड अपॉन स्टेट्स, और स्टेट्स हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की। तो फिर सेंटर बोलता है ना द स्टेट इज नॉट एक्टिंग एज पर द प्रोविजन संविधान, तो फिर यहां पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिस इज 355, स्टेट काम नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ संविधान, देन 365, फिर से सोल्यूशन क्या है 356। क्यों, क्योंकि मुझे ये बोला, तो ये किस में आएगा 255, 256, ये आपको याद रखना है। हमें क्लियर? ठीक है, चलो जल्दी से मला पण बुक लिहिली तुमच्यासारखी पटपट, हे झालं ना आपलं। चलो क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका आपका, अपना आंसर इज बेसिकली डेल्टा यहाँ पे, ठीक है 2 and 3। चलो क्वेश्चन नंबर 40, पार्लियामेंट का लॉ, ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेसिकली 41, हाँ 41 क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार कर दीजिए 41 को, 41 का आंसर डेल्टा है, याद रखना। जो सिचुएशन ए है दैट इज बेसिकली इंटरिम एंटीसिपेटरी बिल, एंड जो सिचुएशन बी है दैट इज इंटरिम बिल। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 41 को स्टार मार्क कर दीजिए। Consider the following statements, state government, legislature, how many of the above matters do this assembly and state council have equal? Very good। अभी आपको क्या करना है, बेसिकली पार्लियामेंट चैप्टर है, पार्लियामेंट चैप्टर के सेकंड हाफ में यू हैव अ पैराग्राफ समथिंग कॉल्ड एज इक्वल पावर्स बिटवीन लोकसभा राज्यसभा, एंड ऐसे भी एक पावर है जो लोकसभा के पास ही है, लाइक 1110, 117+1, बट देयर आर आल्सो सम पावर्स जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, जैसे कि क्या, एक्सीलेंट आर्टिकल, वेरी गुड 312, ऑल इंडिया सर्विसेज अगर क्रिएट करना है, आप सर ये न्यूज में है क्या, एब्सोल्युटली यस, व्हाई, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज चालू की नहीं थे डोक्यामध्ये, हाँ तो उसमें क्या किया है, तो वो वापस जुडिशरी बोल रहा है कि बेसिकली बिकॉज हम लोग देख रहे हैं ना कि जुडिशियल पेंडेंसी काफ़ी हो रही है, तो इसलिए वापस वही चालू है कि बनाइए बनाइए बनाइए, लेकिन वो बनाने का अधिकार किसको है, अधिकार राज्यसभा को है एक्सक्लूसिवली, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलो सो 41 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 42 का जल्दी से फास्ट एंड क्विक, इंटर ऑफ ऑर्डिनरी बिल दोनों को है, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द बिल, फाइनेंस कमीशन, यस। इलेक्शन ऑफ मेंबर राज्यसभा, ये किसका अधिकार है, सिर्फ काउंसिल का है क्या, असेंबली का है,
असेंबली का होगा ना ये, काउंसिल हर स्टेट के पास काउंसिल थोड़ी होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल पावर्स नहीं है। एंड अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस बिल, ठीक है, तो 1 2 and 3, 1 2 and 4, ओनली 3 ऑप्शंस। देखो दिमाग अगर नॉर्मल सेंस से काउंसिल का कैसे नहीं हो सकता है, कारण की जो राज्यसभेचे मेंबर्स आहेत वो वहाँ पे को जाते हैं MLE जाते हैं, MLCs नहीं जाएंगे, क्योंकि जो MLC है काउंसिल है विधान परिषद है, अगर किसी स्टेट के पास विधान परिषद भी है देन वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट बाई कैमरल लेजिस्लेचर ना। लेकिन इंडिया में कितने 6 7 राज्य ही है, JNK, पैर में याद रखो JNK, ठीक है, यूपी बिहार कर्नाटका, तुम्हारा कर्नाटका महाराष्ट्र, यहाँ पे आंध्र तेलंगाना। अब JNK को थोड़ा सा यूटी में कर दिया तो उसमें पता लगे, पैर में याद रखो यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र तेलंगाना। तो फिलहाल ये 6 याद रखना, ठीक है। बंगाल, वेस्ट बंगाल क्या करता है, कभी भी बनाता है कभी भी डिस्टर्ब कर देता है उसको, तो थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, वो सिंपल है, स्टैटिक क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आई रिपीट, थोड़ा इलेक्शंस के बारे में पढ़ लीजिए। तो जब आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ोगे, सो प्लीज मेक वन थिंग वेरी मच क्लियर इज दैट रीड इलेक्शन एज अ थीम। इलेक्शन एक थीम की तरह पढ़ो। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्री कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ूंगा, जैसे कि 1909 फर्स्ट इनडायरेक्ट यूज ऑफ वर्ड इलेक्शन, 1919, 1935, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज 1951 फॉर जनरल इलेक्शंस। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना यहाँ पे, चल ठीक है, यह पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद देन रीड अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद रीड अबाउट इलेक्शन मेथड्स। मेथड्स में क्या क्या आता है जल्दी से बताइए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, देन वी हैव बैलेट्स, बैलेट में भी वी हैव ओपन बैलेट एंड सीक्रेट बैलेट, देन वी हैव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, है कि नहीं। देन वी हैव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यस और नो। फिर उसके बाद आप पढ़िए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, 51 इज मोर इंपॉर्टेंट। ये हो गया। आज की तारीख में पिछले साल ये भी हुआ है, समथिंग कॉल्ड एज डीलिमिटेशन कमीशन। अब इसके साथ मैं ये भी पढ़ूंगा, समथिंग कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ, काफी न्यूज में है, ये आपको पढ़ना है। अगर हो सके तो मेंस में हो सकता है रोल ऑफ मीडिया या सिविल सोसाइटीज या NGOs इन अपब्रिंगिंग द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इलेक्शंस को लेकर। तो थीम की सबसे पढ़िए आप, हमें क्लियर। चलो, तो इलेक्शन कमीशन वगैरह थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलो, विद रेफरेंस टू एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट वायलेशन एक्ट 2017, एनिमी प्रॉपर्टी, चलो इंपॉर्टेंट है ये 45। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड इन इंडिया by individuals who migrated to countries as enemies during the time of conflict, absolutely correct, ठीक है। enemy property shall continue to remain under the control government control even if the legal has a set of India, absolutely correct। I repeat, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार करके रख दीजिए आप। Which of the following correct describes one of the most significant challenges of quantum computing। 46 वाला सवाल भी अच्छा है। 46 में बेसिकली चैलेंज, तो मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द क्वांटम एंड स्टेट्स बाय मैनेजिंग एरर्स वगैरह, ये थोड़ा चैलेंज है। 43 का सी है, 46 का सी है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिनरी शेयरिंग के ऑब्जर्वर रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख, इंपॉर्टेंट बन गया अपना ये, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज इट्स टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च, चलो बताइए। ये है बेटा, ठीक है, बेटा आहे ते खूप फॅक्च्युअल क्वेश्चन झाला पण इम्पॉर्टंट झाला, स्टार करून टाका, इसका आंसर बेटा है, ठीक है। चलो 40 लाइक अभी ये वो मोटो माटो को ये छोड़ दो। चलो 50 पे आ जाइए वापस। लो स्मज एंड फास्ट ड्राइंग इंक, बॉल पॉइंट चेंजेस वगैरह थोड़ा सा 50 में क्या रहेगा, अल्फा, 50 वाले अल्फा, एडिंग मोर वाटर टू इंक, किसका किसका किसका, एक मिनट, एडिंग मोर वाटर वुड स्लो डाउन ड्राइंग, क्या लिखा है, व्हाट इज द प्राइमरी चेंज मेड टू द इंक इन अचीविंग,
ठीक है, बी कर दो फिर, कहाँ गया, लिख दिया गया मैंने, 50 का बी कर दीजिए आप लोग, यूजिंग सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बी दिया, मैं एक बार चेक करता हूँ। ठीक आहे, फिलहाल तो हिला 50 का बी कर दीजिए आप, ठीक आहे, बी असं काय इश्यू नाही, चालेल, चला मी थोडासा वेगळा सेन्स लावला, कोई इश्यू नहीं, चलो ठीक है, डायरेक्टली 53 पे जाइए। 53 इम्पॉर्टेंट है, ये इसके लिए भी क्वेश्चन आते हैं 53 ला घेऊन। ठीक है, काकोरी रामप्रसाद बिस्मिल सही है, HRA यही बरोबर है। असेंबली पे सेंट्रल असेंबली बॉम्ब एक्सप्लोजन, तो वहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ है बेसिकली, 50 से बेसिकली उन्होंने क्या है, इट इज़ HSRA है ना, वहाँ पे अनुशीलन दिया है तो वो गलत है वो, ठीक है, नॉट HRA। एंड बेसिकली उसका ये भी क्या है, उसने कैसे बटुकेश्वर दत्त सही है, बटुकेश्वर दत्त बरोबर है, ती बॉडी जी आहे, बॉडी गलत है, ठीक है। एंड चिटोकोंग IRA सूर्यसेन वगैरह, सूर्यसेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। फिलोसॉफिकली बिलीव्स नॉट एक्सेप्टेड बाय बुद्धिज्म, क्वेश्चन नंबर 54। चलो, द बिलीव इन क्रिएटर गॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, आहे का ते बिलीव, उन्होंने नॉट एक्सेप्टेड बाय, तो बेसिकली नहीं है वो, ठीक है। द लॉ ऑफ कर्मा, बट ऑब्वियस है, द लॉ ऑफ कर्मा विच इज सपोर्टेड बाय अष्टांगिक मार्ग, है कि नहीं, वो थोड़ा सा याद रखना। द लॉ ऑफ कर्मा जो बुद्धिज्म बात करता है, दैट इज अ डायरेक्ट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। द नोशन ऑफ द इंटरनल अनचेंजिंग सोल वगैरह, फोर्थ ऑप्शन गलत है। द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, रीबर्थ पे कहा ना उन्होंने थोड़ा सा माना है, कर्मा को लेके वगैरह रीबर्थ वगैरह माना है। सो 54 का बेसिकली आंसर क्या होगा आपका, B 1 and 4, विच इज नॉट एक्सेप्टेड। Question number 55, simple. Which of the following Vijayanagara rulers established the township of Nagalapuram near Vijayanagara? And title is basically Yavan Rajya Sthapacharya for intervening in the power struggles of Deccan Sultanates. कृष्णराया राजा, कृष्णदेव राजा, ठीक है। थोड़ा सा साउथ इंडिया को लेके स्पेशली चोला डायनेस्टी वगैरह त्याला घेऊन वाचा, क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर मूवीज़ भी बने हुए हैं। हल्का सा साउथ इंडिया में काफ़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ज़्यादा साउथ इंडिया में ज़्यादा कुछ करता नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन इस बार किया है। In these recent years, cultural developments have been witnessed in South India, especially they have built multiple monuments. तो कहाँ ना कहाँ कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उन्होंने टच किया है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये करते हैं। विद रेफरेंस टू एशियन प्लेसेस, कुरिंज, मुलल एंड पलाई रेफर्स टू इको जोन ना, ये सिंपल क्वेश्चन है ये सब। फिर व्हाट एवर, हाँ 60 को टिक मार्क करो, 60 इंपॉर्टेंट है। आर्टिक एम्पलीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आर्टिक एम्पलीफिकेशन, आई रिपीट, इसको ये कर दीजिए, स्टार कर दीजिए। आई एक्सपेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या। फीडबैक मैकेनिज्म्स कंट्रीब्यूट टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ आर्टिक एम्पलीफिकेशन, ओके। लॉस ऑफ रिफ्लेक्टिव आई सर्फेसेस इंक्रीजिंग सोलर हीट अब्जॉर्प्शन, स्टेप नंबर 1 बरोबर है क्या, सिंपल सी बात है, दिस इज नथिंग आर्टिक मेल्टिंग, बात खत्म। तो अगर आर्टिक मेल्टिंग होगा तो बेसिकली आइस कवर मेल्टिंग होगा, अगर आइस कवर मेल्टिंग होगा तो एल्बेडो इफेक्ट भी कम हो जाएगा। एल्बेडो इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है, तो नंबर 1 इज बरोबर। एक्सेलरेटेड मीथेन रिलीज फ्रॉम थॉइंग परमाफॉरेस्ट, यस, मीथेन के 2 लार्जेस्ट एमिटर्स है, वन इज पैडी फील्ड्स, राइज ना, पैडी फील्ड्स, एंड अल्टीमेटली तुम्हारा मेल्टिंग ऑफ स्नो। इवन मेल्टिंग ऑफ स्नो कहाँ ना कहाँ, नॉट एक्चुअली स्नो, परमाफॉस्ट जो स्नो बोलते हैं हम लोग उसको। यहाँ पे लिखा है थॉइंग, थॉइंग का मतलब क्या होता है, हमने ज्योग्राफी में एक्सफोलिएशन पढ़ा है आप लोगों ने, एक्सफोलिएशन, रिमूवल ऑफ लेयर्स, ऑनियन पिलिंग वगैरह पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो इमेजिन कीजिए अगर किसी बर्फीली जगह पे आप जाते हो, वहाँ पे एक रॉक है, रॉक के अंदर पानी चला गया, अब वहाँ पे क्या और रॉक करेगा, रात को एक्सपांड होगा, दिन में कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, रेगुलरली, इसको बोलते हैं डेली डायोरनल थर्मल चेंजेस। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, जो रॉक है वो एक्सपांड होगा इंटरनली और वो ब्रेक हो जाएगा। तो दैट कंसेप्ट व्हेन इट हैपेंस इफ हाई लैटिट्यूड्स एंड हाई एल्टीट्यूड्स, उसका आप बोलोगे थॉइंग, अपने लैंग्वेज में सिंपल बोलते हैं उसको ब्रेकिंग, पण ते आइस स्नो कवर्ड रीजन्स में हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे थॉइंग, ठीक है। देन वीकनिंग ऑफ द ओशंस एबिलिटी टू एक्ट एज कार्बन सिंक ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों, क्योंकि जितना आइस मेल्ट होगा, मोर फ्रेश वाटर इनपुट विल बी इन ओशंस, और वहाँ पे वो जो सैलिनिटी है वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा पूरा वो। मैं के लिए तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट हो भैया। 16 को भी स्टार कर दीजिए, ग्रीन वॉशिंग, येस इट इज इंपॉर्टंट, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन फिशिंग है ना, आपण ते करंट अफेअर्समध्ये पण घेतलेला आहे। ग्रीन वॉशिंग का मतलब सिंपल है, मार्केट स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे बेसिकली भले उनका जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो गलत है,
गलत नहीं, प्रोडक्ट सही है, लेकिन उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन वो ऐसा मिसलीड करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देन हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे जाइए, इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल सक्सेशंस। इकोलॉजिकल सक्सेशंस देखोगे तो बेसिकली 63 पे जाइए तो अगर वहाँ पर पढ़ोगे तो सक्सेशंस दो प्रकार के हैं। वन इज बेसिकली प्राइमरी सक्सेशंस एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी सक्सेशंस। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग इक्वल सक्सेशंस आर सेकेंडरी। तो फ्लडेड लैंड्स सेकेंडरी है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अबंडेंट फार्म लैंड सेकेंडरी है, बर्न्ड फॉरेस्ट सेकेंडरी है। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। तो उसमें आप देखोगे अपलिफ्टेड मराइन डिपॉजिट्स, अपलिफ्टेड बिकॉज ऑफ हो सकता है एंडोजेनिक फोर्सेस अपलिफ्टमेंट हुआ है। ज्योग्राफी में कंसेप्ट है समथिंग कॉल्ड जियो सिंक्लाइन, जिसके कारण आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बना है। मतलब इमेजिन करो लैंड है 33 आपको पता है ना, 33 था बिटवीन नॉर्थ इंडियन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। तो इमेजिन करो, तो अभी इस 33 को क्या किया, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, इस 33 को ऊपर ला दिया, तो टेक्निकली जो 33 का जो मराइन डिपॉजिट्स है उसी का क्या बना है आपका हिमालयन माउंटेन्स, राइट। तो उसको बोलते हैं मराइन डिपॉजिट जो अपलिफ्ट हुआ। अब जब वो अपलिफ्ट होगा तो उसमें पूरा का पूरा बैरन रहेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, तो इट विल बी अ प्राइमरी सक्सेशन। पॉइंट नंबर 2, बेयर रॉक मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, प्राइमरी सक्सेशन। न्यूली क्रिएटेड रिजर्वायर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और इट कैन बी बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्टिविटी ऑल्सो। न्यूली क्रिएटेड है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी इज व्हाट, 1, 5 एंड 6। Am I clear? Question number 65 पे, 65 is also important. Which are the following biosphere reserves span across more than 2 states? Important सवाल है, अच्छा सवाल है ये। तो इट इज ओनली नीलगिरी, बाकी के सब 1 स्टेट्स में है। नीलगिरी एक में ऐसा है जो तमिलनाडु यानी खाली केरला में भी जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अल्फा, इसका आंसर अल्फा है। ये क्वेश्चन नंबर 66 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट डिजिटल भारत निधि। ठीक है, इट रिप्लेस द USOF, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इट फोकसेस, एक्चुअली याद रखना ये जो दी भारत निधि, ये टेक्निकली इट इज बेसिकली रूरल डिजिटल अपलिफ्टमेंट। तो ये आपने स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या डाला है, टायर 1 टायर 2 सिटीज, तो ये भी आपको समझना है, सिटीज है छोड़ दो, गलत हो गया वो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ओनली 1 अल्फा। तो वो रूलर आएगा ना, यहाँ पे मेंशन क्या किया, टायर 1 एंड टायर 2, तो वो गलत हो गया। हाँ, अगर ऐसा लिखते टायर 1 टायर 2 एक्सेट्रा, तो स्टेटमेंट का मीनिंग अलग हो जाता। तो यहाँ पे टायर 1 एंड टायर 2, तो इसका क्या होगा, स्टेटमेंट स्पेसिफिक हो गया, तो गलत होता, वो सही होता, याद रखना। या सिर्फ टायर 3 भी लिखते, टायर 3 ओनली, फिर भी सही होता। ठीक है, तो 66 का अल्फा आंसर है, ये थोड़ा सा याद रखिए। देन 67 का भी मैच द पेस जो आता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो इक्विवेरियन इट इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, मालदीव्स न्यूज में, तो इसलिए क्वेश्चन भी, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। मालदीव बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स एंड इट अ ग्रुप ऑफ अटॉल्स। तो अभी यहाँ पे क्या जाएगा, व्हाट इज बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, कोरल रीफ्स है ना। तो इसमें कोरल रीफ्स जब भी मैं नाम लूंगा तो दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन समथिंग कॉल्ड जूजंतले एंड कोरल पॉलिप्स, आपको ये याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। साइक्लोन इंडिया इजिप्ट बरोबर है, गरुड़ शक्ति इंडिया मलेशिया ये भी बरोबर है। ठीक है, कुंभ मेला, हाँ बोलो। गरुड़ इंडिया एंड इंडोनेशिया, अच्छा है मलेशिया दिलेगा, इंडियन इंडोनेशिया, ठीक है। ठीक है, 68 ला जावा तुम्ही। 68 कुंभ मेला, क्योंकि हुआ है गवर्नमेंट डिफेंडेंट ने, मतलब ये थोड़ा सा इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये हो सकता है आर्ट एंड कल्चर के नाम पे सवाल आ जाए आपको। कुंभ में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल, कुंभ मेले के साथ और कौन सा इनटेंजिबल में गया है यूनेस्को के, वेस्ट बंगाल है, बोल दिया वेस्ट बंगाल, इतना बड़ा हिंट दिया आपको, एक्सीलेंट। दुर्गा पूजा, हाँ, जो मास कोरस करते हैं ना वो दुर्गा पूजा, हो सकता है कि यारी है ना दगड़ू शेठ को अपना भी हो जाए। हाँ हाँ, तो दगड़ू शेठ में आप देखो 5,000 लोग अगर अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं तो होना चाहिए ना वो, क्यों दानिश। देन नहीं, वो ये बहुत हो गया इंडिया के सेलिब्रेशन नहीं, इतना नहीं चाहिए हमें तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। हुन सैंग राइटिंग्स डिस्क्राइब द ग्रैंडियर ऑफ फेयर इन प्रयागराज, फेयर इन प्रयागराज इन 7th सेंचुरी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बहुत टेक्निकल स्टेटमेंट है लेकिन सही है। वन ऑफ द 4 प्लेसेस, तो अगर आप देखोगे व्हाट आर द वन ऑफ द व्हाट आर द 4 प्लेसेस, हरिद्वार, गंगा, प्रयागराज वहाँ पे संगम है, संगम किसका है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ठीक है,
एंड उज्जैन में रिवर शिप्रा एंड नासिक में त्र्यंबकेश्वर रिवर गोदावरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नर्मदा रिवर नहीं आता, ये थोड़ा सा प्लीज़ याद रखिए। एंड आई एक्सपेक्ट कि ये चार थोड़ा सा याद रखना आपको। हो सकता है कि चार के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, हरिद्वार गंगा, प्रयागराज संगम, संगम को लेके सवाल आ जाए। अब यहाँ पे सरस्वती लिया है, लेकिन हमें पता है अगर यहाँ पे रिवर सरस्वती का मैं नाम लेता हूँ तो याद रखना वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एक ये कंसेप्ट न्यूज़ में है, ये नाम सुना आपने, रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आपको जो भी रिवर्स है तो प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ इट, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने क्या किया पता है क्या, यूपीएससी ने यहाँ पे सवाल पूछा समथिंग कॉल्ड एज रिवर बी हेडिंग, इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा है। रिवर बी हेडिंग वगैरह जो है ना, अगर कोई कोई बड़ी रिवर आ रही है और उसमें पहले से कोई छोटी रिवर है वो भी जा रही है, तो रिवर क्या करेगा, बड़ी रिवर इसको बेसिकली यहाँ से कट कर देगा और ये रिवर ऐसे बहना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उस रिवर का हेड तोड़ दिया, तो ऐसा रिवर बी हेडिंग। हाँ, जिस लोग में कंसेप्ट आया तो रिवर बी हेडिंग, तो यूपीएससी ने उसके ऊपर सवाल पूछा गया है। ठीक है, सो हो सकता है कि रिवर रेजोल्यूशन को लेके पूछ दें। फिर ये क्या लिखा है, पीएम जनमन मिशन लॉन्च्ड। ठीक है, आंसर उसका पे प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हाउस होल्ड एंड हैबिटेशंस को बेसिक फैसिलिटीज देना। व्हाट इज हाउ मेनी पीवीटीज देयर इन इंडिया, प्रिमिटिव 75, वेरी गुड। एक होता है पीवीटीएस एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डी नोटिफाइड ट्राइब्स आल्सो, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। डी नोटिफाइड ट्राइब्स है ना, उसको भी लिखा, गवर्नमेंट काफ़ी न्यूज़ में रहा है। 70 विच आर दी फॉलोइंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दी, कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, नहीं है वो। ठीक है, देन 71 दारफोर आइलैंड्स इज इन वेस्ट सूडान, मार्टिन आइलैंड्स बांग्लादेश में बरोबर है, एंड गोमा बेसिकली डीआरसी में है वो, है ना, कॉन्गो में है वो। ठीक है, विंध्यन रेंज, हाँ क्वेश्चन 72 को मार्क कीजिए, 72 स्टार कर जो इसको, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस यूपीएससी पूछता है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बेसिकली कब दिखते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओ दे ओरिजिन कहाँ पे, मेडिटेरियन सी, वेरी गुड। जब ITCZ जो है वो बेल्ट नीचे चला जाता है और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज विंटर रेनफॉल, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण आता है। ठीक है, और ये विंटर रेनफॉल कहाँ पे आता है, ऑन दी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में फिर कौन सा कल्टिवेशन होता है, रबी क्रॉप्स का। ठीक है, वो आगे भी देखेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे लिखा है दे यूजुअली ब्रॉट इन द इंडियन ओशन बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे, इसका ओरिजिन आपका ट्रॉपिकल नहीं, सॉरी टेम्परेट बेल्ट में है। ठीक है, प्रिसिलेशन फ्रॉम दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज वाइटल फॉर दी राइस क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया, नहीं, राइस क्रॉप इज नॉट रबी क्रॉप, इट इज अ खरीफ क्रॉप, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। WD हैव इफेक्ट ऑन कॉजिंग डेंस फॉग इन इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों डेंस फॉग, क्योंकि ये मॉइस्चर लेके आएगा, दिसंबर में बेसिकली ठंड वैसी भी रहेंगी तो वहाँ पे थोड़ा सा डेंसनेस तो रहेगा। ठीक है, सो 1 and 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स। देन 75 थोड़ा स्टार कर दीजिए, आई रिपीट 75 को स्टार कर दीजिए। उसमें भी आई रिपीट ऑप्शन नंबर 2 and 4 को स्टार कर दीजिए, दोनों न्यूज़ में है। कर्च स्ट्रेट एंड सी ऑफ ओजोव, दोनों को स्टार कर दीजिए, दोनों न्यूज़ में है। रशिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस 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 यस। ठीक है, तो 75 को उन्होंने पूछा है बेसिकली करेक्ट आंसर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसका आंसर है बेसिकली बेटा 2413। तर हा खूप किचकट झाला, पण सी ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ कर्च आहे ना वो ब्लॅक सी और ऑजो स्ट्रेट है ना वो, तो ट्रिपल एस दो सीज को, तो इट इज कनेक्टिंग ब्लैक सी जो बॉटम है और ऊपर ऑजोव सी है, तो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, कर्च स्ट्रेट ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है। ठीक है, ये हो गया। देन 77 को भी स्टार कर दीजिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। अल्टरनेट हॉट एंड रेनी सीजन्स, ठीक है, फ्लैंक्ड बाय हॉट डेजर्ट्स इन द वेस्ट, मॉनसूनल क्लाइमेट, ठीक है, ट्रांजिशनल जोन वगैरह, सुदान टाइप क्लाइमेट है वो, सुदान टाइप क्लाइमेट है वो 77, सुदान टाइप क्लाइमेट, थोड़ा सा याद रखिए, ये बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये, लेकिन यूपीएससी सवाल पूछता है इसको। हम्म, मेरिट्रेन हो जाता फिर वो, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 80 को स्टार कर दिए, इवन क्वेश्चन नंबर 80 इज इंपॉर्टेंट टेक्निकली, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट डिलेड मानसून। अब सीन क्या हुआ है, अपने पास अर्ली मानसून हो चुका है, तो ये भी सवाल है ना, अच्छा सवाल है ये। सो अर्ली विड्रॉल ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम फ्रॉम ओवर नॉर्थ इंडिया, ये डिले करता है कि ये डिले नहीं करता है,
ठीक है, डिले नहीं करता, याद रखना। अर्ली ऑर्डर तो ये जल्दी से लेके आएगा। वीकनिंग ऑफ आईटी सेट एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर वीकनिंग होगा तो बेसिकली लो प्रेशर वहाँ पे सिस्टम क्रिएट नहीं होगा, तो मानसून वहाँ पे खींचे नहीं जाएंगे। नंबर वन, यस। अकॉर्डेंस ऑफ लानिना कंडीशन ईस्टर्न पैसिफिक, लानिना तो बेसिकली जल्दी लेके आएगा, अच्छा लेके आएगा, ठीक है। एंड एमजीओ मैडम जुलाई एस्कुलेशन, ठीक है, ये भी डिले करता है। सो 1 and 4 ये डिले करते हैं, सॉरी 1 and 3 ये डिले करते हैं। ठीक है, पीएम ऑफिस सिंपल को सवाल है ये। अमेंडमेंट ये भी सिंपल है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल सिंपल है। 86 पे जाओ, 86 पे अच्छा है। एस डी आर, 86 क्वेश्चन इज गुड, जल्दी से एस डी आर। सवाल क्या पूछा है, विच आर दी फॉलोइंग करेंसी यूज्ड बाय आईएमएफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एसडीआर। तो डॉलर है, यस। यूरो है, यस। युआन है, यस। पाउंड भी है लेकिन रशियन रबल नहीं है। सो 1, 2, 3 and 5 बेटा, ठीक है। विच आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 87th ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। स्टार करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को स्टार करो 87 को, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दी पॉलिसी पर्टन्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कोल एंड, ये स्टेटमेंट गलत है 87 का। ये कोल है, पेट्रोलियम का थोड़ा सा मुझे डाउट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे देखने दीजिए। आई डाउट पेट्रोलियम का, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स शेल गैस वगैरह में, नॉट कोल में वगैरह, ठीक है। इट अलाउज प्राइवेट एंटिटीज टू प्रपोज एक्सप्लोरेशन ऑफ द चॉइस विदाउट वेटिंग फॉर नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस, यस। अब ये जो बेसिकली एक्सप्लोरेशन करेंगे कहाँ पे करेंगे, समथिंग कॉल्ड एज EEZ, पता है आपको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेस लाइन होता है, बेस लाइन से 12 मीटर्स, वी हैव टेरिटोरियल वाटर्स, वहाँ से वापस 12 मीटर, मतलब बेस लाइन से कितना हो गया 24 नॉटिकल माइल, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेंगे। और उसके बियॉन्ड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज 24 मीटर ट्रांजिशनल जोन, 200 नॉटिकल माइल तक वी हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद वी हैव ओपन सीज। और ये जो बेस लाइन, उसके बाद टेरिटोरियल वाटर्स, ट्रांजिशनल वाटर्स, देन बेसिकली व्हाट वी हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये डिमार्केशन कौन करता है, ये डिमार्केशन करता है अनक्लॉस, UNCLOS, वो न्यूज़ में है। क्यों, क्योंकि चाइना वियतनाम है ना, तो वहाँ पे वियतनाम रिवर वगैरह है, तो उन्होंने क्या, साउथ चाइना सी है, रिवर है, तो उन्होंने क्या कर दिया, चाइना ने सीधा बांध दिया, बेसलाइन डाल दिया, तो वो लेके वियतनाम नाराज हो गए वापस। तो वो थोड़ा सा याद रखना। EEZ भी याद रखिए, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन भी है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन पॉलिसी, यस। तो 2 and 3 आर करेक्ट, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 88 को भी स्टार कर दीजिए, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। नियो बैंक्स को लेके स्टार कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। नियो बैंक्स आर लाइसेंस्ड बाय RBI अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजिटल बैंक्स। ऐसे कुछ करते हैं क्या RBI, दे आर नॉट होल्डिंग बैंकिंग लाइसेंसेस, ठीक है। दे डोंट हैव एनी फिजिकल ब्रांचेस, यस। दे डोंट ऑफर ब्रांचिंग सर्विसेज इन कोलैबोरेशन, यस। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर, दैट इज 2 and 3। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज उसको बैंकिंग लाइसेंसेस नहीं मिलता है, ठीक है। 90 वाला ठीक है, यस यस, 2 and 3 आर करेक्ट डियर, 2 and 3 आर करेक्ट। बाकी जैसे पॉलिटी क्वेश्चन वगैरह है तो सब पे है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 99 पे जाइए, 99 पे जाइए, सर्वे वाला प्रश्न है ना, तो त्याला स्टार करा, 99 पण इम्पॉर्टंट आहे, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कंसिडर फर्स्ट रिगार्डिंग सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे देखोगे 99, तो द शेयर ऑफ सर्विसेज इन GV हैज इंक्रीज टू ओवर 50%, दिस इज, ये स्टेटमेंट याद रखिए प्लीज, इट इज इंक्रीज टू ओवर 50%, ठीक है। एंड द सर्विसेज सेक्टर अमाउंट्स फॉर लेस देन 20%, तो बेसिकली ये गलत है, इट इज़ अराउंड 30%, तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा है, बिलो, तो ये नहीं है, इट इज़ अराउंड 30%, तो ये भी स्टेटमेंट प्लीज याद रखिए, हो सकता है आपको ये आपके मेंस में भी काम में आ जाए। हाँ, फैक्ट एंड फिगर लक्षात ठेवा। सो क्वेश्चन नंबर 99 का अल्फा इज द आंसर। एंड 100 भी लीजिए, इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 100 भी लीजिए। पेनिट्रेशन रेफर्स टू रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP, यस। एंड मेजर्स दी पर कैपिटल प्रीमियम, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट पता हुआ। 99 100 दोनों को मार्क कर दीजिए, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। अजून कुठला मला क्वेश्चन नंबर 97 पे जाइए, उसको स्टार कर दीजिए, 97 पे, 97 को मार्क कर दीजिए, उसको स्टार कर दीजिए। उसका आंसर तो वैसे भी अल्फा है, बट वो प्लीज़ याद रखिए, ये फिगर्स दिया है क्योंकि, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। डन डन, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना गाइस, थोड़ा लेट हुआ, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने सीजर का पेपर लेके जाइए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, बट लास्ट मिनट टिप्स में कुछ देना चाहूँगा आपको एट दिस मोमेंट। मैं इतने ही कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ अभी रिविजन पे फोकस कीजिए, लास्ट वीक है, मॉक्स वगैरह
ठीक है, काफ़ी लगाया आपने, टेस्ट सीरीज लगाई है प्रॉपरली 1 से 1.5 घंटा यहाँ से सिंस 2020 के बाद पी वाई क्यूज़ कीजिए. आई एम नॉट टेलिंग यू टू सॉल्व पी वाई क्यूज़, वॉट एम टेलिंग जस्ट जस्ट रीड पी वाई क्यूज़ रेगुलरली. एक प्रॉपर 1-1.5 घंटा स्लॉट दीजिए अभी, क्योंकि क्या है लास्ट मोमेंट पे अगर आप मॉक्स लगाओगे, अभी इमेजिन को गड़बड़ से अगर वो मॉक टफ रहा और आपका स्कोर आ गया कम, तो अनवांटेड लोग बैकफायर करेगा आपको, तो मॉक मत लगाइए यहाँ पे. अगर फिर भी आपको लगता है कि सर मुझे एक खत्म मॉक लगाना है, तो वेडनेसडे उसके बाद नहीं, क्योंकि आज देखो आज का वैसे भी आपका पूरा दिन इसमें चला गया, शाम को वैसे भी थोड़ी कम पढ़ाई होगी, आज संडे वगैरह है कि नहीं, तो मंडे ट्यूसडे वापस आप पढ़ाई करो, और अगर आपको लगाना है तो वेडनेसडे को मॉक लगाइए. अदरवाइज पूरा वीक एक तो रिविजन्स पे लगाइए. अब रिविजन्स किसका करना है, आई वोंट से गो फॉर रिविजन्स ऑफ लाइक योर नोट्स, जो आपने मॉक्स लगाए होंगे, तो उस मॉक्स के जो एक्सप्लेनेशन है ना, उससे आप रिविजन्स कीजिए, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन में स्टैटिक भी रहेगा और करंट भी रहेगा. सो गो फॉर रिवर्स रिविजन टेक्निक, ओ भैया RRT उसको बोलते हैं. नंबर 1. नंबर 2, रट्टा वाला पार्ट जो भी आपको लगता है वीक है, एंशियंट का पार्ट, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, मिडीवल का पार्ट, एनवायरनमेंट का पार्ट है ना, इसको इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए. करंट अफेयर्स पढ़ते हुए मेक श्योर कि आप करंट अफेयर्स प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, करंट अफेयर्स को आप थोड़ा फोकस कीजिए फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव. बाकी इतना करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं आता है, प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह है सगळं काय है IR चं गोष्ट, IR की बात है ये. बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एट दिस मोमेंट, अभी आप रिविजन्स पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि वैसे भी लास्ट वीक पे कितने मॉक लगाओगे आप. हाँ, पी वाई क्यूज़ कंटिन्यूस ठेवा, क्योंकि क्या होगा पी वाई क्यूज़ जब बार बार पढ़ोगे ना, तो हो सकता है कि अभी आपकी पढ़ाई यहाँ तक आ चुकी है, तो पी वाई क्यूज़ पढ़ते वक्त हो सकता है कि आपको वो कॉन्फिडेंस ही मिल जाए. और वो जो पी वाई क्यूज़ की लैंग्वेज है, अगर आप देखोगे ना, पी वाई क्यूज़ की लैंग्वेज होती है ना, बहुत सिंपल भी होती है और हल्का सा सोफिस्टिकेटेड भी होती है, तो लैंग्वेज भी आपको आदत होनी चाहिए. दैट्स इट, बाकी कुछ मत करो. एंड ये भी मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो ये एट दिस मोमेंट आपके साथ अभी कम से कम एक 5 लाख लोगों ने भी टेस्ट दिया रहेगा आज के आज, तो अभी ऐसे तो नहीं है कि एट लिस्ट स्टैंडिंग एट दिस टुडे मोमेंट पढ़ाई ऑलमोस्ट सबकी हुई रहेगी, 19-20 सबका होता है यहाँ पर. बट यहाँ से एग्ज़ाम वही निकालेगा, मैं अभी भी बता रहा था, जो खुद का टेम्परामेंट संभाल के रखेगा. यहाँ से द एग्जाम इज ऑफ टेम्परामेंट. असं आहे का 7 दिवसाचा एक्झाम आहे आणि माझा सिलेबस झाला नाही आहे, तो टेक्निकली स्पीकिंग completion of entire syllabus is a myth. Let's be very true over here. It's a myth which is hardly impossible to tackle. कुछ क्वेश्चन हम लोग, कुछ स्टैटिक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स कहाँ से करोगे आप बताइए. अगर एक करंट अफेयर्स एक मंथ की मैगजीन के लिए 5 मैगजीन है, तो वो पॉसिबल नहीं है मुझे. सो कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इज अ मिथ. एंड सेकेंड थिंग, आपको क्वालिफाई करना है, तो पिछले बार के कट ऑफ्स देखिए, आपकी कैटेगरी अगर उसमें बैठती है उसमें देखिए, और एक स्मार्ट प्ले कीजिए. और एक याद रखना, अभी भी एक वीक है, ऑलवेज रिकॉग्नाइज अ स्ट्रेंथ, और उसमें ये कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे इमेजिन करो मेरा ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. अब ज्योग्राफी में अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कम से कम अगर मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग है, तो कम से कम 6 से 7 निकलना चाहिए. और जो मेरा वीक है, अगर उसमें 50% में निकलता है, मोर देन सफिशिएंट. सिंपल सी बात है. अभी मैं कुछ दोस्तों स्टूडेंट्स से बात कर रहा था, काफ़ी बच्चे लोग क्या कर रहे थे कि सब पूरा फर्स्ट राउंड होने के बाद वो ना ते ब्लॉटिंग करता है, और उसमें उन्होंने गलती से एक बच्चे ने 6 जगह पे गलत मार्क कर दिया है. मैं कहूँगा इतना ज़्यादा कुटाना मत करो, सिंपल क्वेश्चन मार्क किया, टिक मार्क किया, लेकिन नहीं सीधा वहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, बात खत्म. 2-3 पेन अभी से यूज़ कीजिए, 0.7 का यूज़ कीजिए, और ये वीक में उसको यूज़ करो, ताकि जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो प्लेन तब तक वो काय बोलते रिफाइंड हुआ रहेगा, मतलब रुळलेला असेल ते. मी अगर पेपर आहे नवीन पेन घेतो तसं वागू नका, तुम्ही आता लहान नाही आहात. रुळलेला पेन घेऊन जा, 2-3 पेन घेऊन जा, ब्लू ब्लॅक पेन, ब्लॅक बॉल पेन ना, ब्लैकच घेऊन जाओ, कारण कि काफ़ी बार क्या हुआ है, कुछ लोगों ने ब्लू यूज़ किया है और उनके प्रीलिम्स से निकली है, तो मार्केट में ये भी हाफ हुआ है, अरे ब्लू में मार्क कर दिया ना तो उसने ये नहीं. सिंपल UPSC लिहिलेला आहे ब्लॅक बॉल पेन, बड़े सा युनिबॉल क्या बघा तुमचं कुठला 0.7 घेऊन जावा, 0.7 ब्लैक पेन, तो वो अच्छा रहेगा. अब मैंने ये भी सुना कि वो अगर कुछ अपने गलती से ते OMR मार्क केलं तर तिकडे ते भोग करा या खड्डा करा, असं काय करू नका. डोंट डू दैट. मार्केट में भी बहुत, ये हफ्ते में देखिए पूरे साल भर में जितने ये नहीं मिलेंगे ना, नुक्से बोलते हैं ना उसको, सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस, उतने ये हफ्ते में निकलेंगे. प्रीलिम्स निकालना है, सो प्लीज मेक वन थिंग वेरी मच श्योर, एटलीस्ट फॉर दिस 7 days यू शुड बी कंप्लीटली डेफ एंड डम, कंप्लीटली डेफ एंड डम, अदरवाइज थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वेटिंग. थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, यंदा पेपर लेके जाइए, घरी जाऊन सॉल्व करा बघा तुमच्या हिशोबाने. ठीक है, ओके चलो, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू.